हेलो, मैं हूं महेश कोहली। थैंक्स सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अ, आधुनिक भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल से यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, भारत का जो व्यापारिक संबंध जो था प्राचीन काल में भी चलता था। ठीक है, तो जो यूनान थे, यूरोप में यूनानी सभ्यता थी, फिर उसके बाद रोमन आए तो मतलब उस वक्त भी चलता था। ठीक है, और जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था और मुख्यतः दो मार्ग विदेशी प्रवेश के लिए प्रचलित थे। ठीक है, कौन कौन मार्ग से देखिए। प्रथम मार्ग कौन सा था, तो उत्तर पूर्वी सीमा को पार करके प्रसिद्ध और परंपरागत स्थल मार्ग था, जो कि बल्कान प्रदेश से होकर टर्की, पारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान और फिर भारत आया जाता था। तो इस तरह से मतलब कि भारत में आ सकते थे, ये स्थल मार्ग था। ठीक है, और इसी स्थल मार्ग पर कुछ दर्रे भी थे। देखिए, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल या गोलन दर्रा था। इसको पार करके भी भारत आया जाता था। ये प्रथम मार्ग था। और दूसरा मार्ग जो था वो कौन सा था, तो समुद्री मार्ग था, या इसको जल मार्ग भी बोल सकते हैं। फारस की खाड़ी से होकर था और एक लाल सागर से होकर, दो जल मार्ग थे। ठीक है, अभी हम लोग मैप में देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए, फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था अत्यधिक प्रचलित था, जबकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे की वजह से बड़ा दुष्कर था। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मार्ग दिख रहा है ये सऊदी अरब के बगल में देखिए, ये जो मार्ग थे ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग, यहाँ से होकर इंडिया आया जाता था। ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है ये लाल सागर का मार्ग है। ठीक है, यहाँ से होकर भी आया जाता था, ये समुद्री मार्ग थे। और बाकी ये जो था टर्की होकर ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान होकर भारत आया जाता था। और यहीं पर इस समय दर्रे भी थे, तो इस दर्रों से होकर भी आया जाता था। तो ये स्थल मार्ग थे ये सब, और ये जल मार्ग थे। एक तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग और ये लाल सागर वाला मार्ग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत कोहरे की वजह से यहाँ से आया नहीं जा सकता था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार था। ठीक है, यहाँ अरबों का अधिकार था, जिसके कारण से वो नहीं, इस मार्ग से होकर भी यूरोपवासी नहीं आ सकते थे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। यह व्यापारिक मार्ग 4वीं शताब्दी तक निर्विरोध चलते रहे, किंतु जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे यह मार्ग असुरक्षित होने लगे। कहा ना कि 14वीं शताब्दी तक ये जो मार्ग था ये सब ठीक ठाक चलता था। ठीक है, व्यापार होता था इसमें, किंतु 15वीं शताब्दी में जैसे जैसे अरबों का प्रसार बढ़ने लगा, तो ये सब मार्ग में क्या हो गया, उनका आधिपत्य होता चला गया। और आधिपत्य होता चला गया तो अब ये क्या करते, कोई भी अगर व्यापारी पार होता तो वो लूट लेते उसको। तो इसी कारण से ये सब मार्ग जो थे सुरक्षित हो गए थे। 1453 में ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने क्या किया, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम यूरोप पर इनका अधिकार हो गया। इस तरह से क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम यूरोप पर भी किसका अधिकार हो गया, तो तुर्कों का अधिकार हो गया। और इस तरह से यह मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गए। ठीक है, तो अब उनके पास स्थल मार्ग जो था पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया यूरोपियों के पास। लेकिन उनको तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था, उनका ज़रूरत था। क्यों, क्योंकि उनको मसालों की ज़रूरत थी। उसका कारण भी हम लोग देखते हैं। देखिए, यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री और गरम मसालों की ज़बरदस्त मांग थी। गरम मसाला की मांग होने के कारण यह था कि यूरोप में भीषण ठंड पड़ती थी और नमक और काली मिर्च डले मांस पर ही वो जिंदा रहते थे। ठीक है, मतलब यूरोप में वो लोग क्यों आना चाहते थे, पूर्वी देश क्यों व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर गरम मसालों की बहुत मांग हुआ करती थी और विलासिता की सामग्रियों की भी। तो एक्चुअली में गरम मसालों की मांग वहाँ होने का कारण क्या है कि
वो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है, ठीक है। वो शीत कटिबंध में आता है। हम लोग का जो भारत देश है ये उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध दोनों इसमें दोनों में आता है। इसमें भारत किंतु वहाँ वो जो है वो शीत कटिबंध में आता है। जब भारत उष्ण और शीत कटिबंध दोनों में आता है तो यहाँ पर इतना ठंड पड़ता है, जबकि यूरोप जो है केवल ठंडा ही पड़ते थे, तो वहाँ पर कितना ठंडा पड़ता होगा। तो ऑब्वियसली बहुत ठंडा पड़ता होगा। तो इतना ठंड में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उनको गरम मसालों से बना हुआ मांस का सेवन करना पड़ता था। तो जिस कारण से यदि वो नहीं करते तो हो सकता मर जाते। तो इस कारण से उनको ये सेवन करना पड़ता था। और लेकिन बिना गरम मसालों का तो मांस बन नहीं सकता था, जिस कारण से उनको मसालों की ज़रूरत थी। और मसालों की ज़रूरत थी तो उनको तो चाहिए मसाले। और अरब वासियों के द्वारा जो मसाले मिलते थे तो बहुत महंगे दामों में मिलते थे, जिस कारण से अब उनको कुछ भी करके यूरोप मतलब सॉरी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना ही पड़ेगा, मसाला लाना ही पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ये व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं। किंतु यह मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे और अब व्यापार भी बंद हो गया था और दक्षिण पश्चिमी यूरोप के लोग कोई नया व्यापार मार्ग खोज रहे थे। तो इसलिए व्यापारिक मार्ग वो लोग नया व्यापारिक मार्ग खोज रहे थे। सॉरी, व्यापारी मार्ग नहीं होगा, मतलब व्यापार करने के लिए मार्ग खोज रहे थे। अब 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। जब 15वीं सदी में क्या हुआ कि जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप में पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप में लोगों में उद्यम की भावना पैदा हो गई। उसी समय आविष्कार हुआ क्या, कुतुबनुमा नामक दिशा सूचक यंत्र का, ठीक है। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण मतलब होता क्या है कि फिर से जाग जाना, ठीक है। मतलब पहले क्या थे, पहले जागे हुए थे, फिर सो गए, फिर जाग गए। ये हम लोग जब हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। मतलब होता क्या है कि यूरोप में जो यूनानी सभ्यता जब रहती है, रोमन साम्राज्य जब रहता है, तो लोग वहाँ के जागे हुए थे मतलब कि वहाँ पर जागरण था, ठीक है। मतलब हर चीज़ों को तर्क के द्वारा स्वीकार करते थे, अंधविश्वास पर उतना विश्वास नहीं करते थे। किंतु जब मध्यकाल में क्या हुआ कि जब पोप का वर्चस्व बढ़ गया, ये जो सामंतवाद आ गया, तब क्या हुआ, मध्यकाल में चारों तरफ मतलब कि अंधविश्वास फैल गया था। इसीलिए मध्यकाल को अंधविश्वास का काल भी कहा गया है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यूरोप में जब पुनर्जागरण हो जाता है तो पुनर्जागरण ने पश्चिमी देशों में यूरोप में क्या हो गया, उद्यमी की भावना पैदा कर दी, जिससे कि कुतुबनुमा नामक दिशा सूचक केंद्र का फिर आगे चल के आविष्कार हुआ, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाली जो थे अग्रणी थे। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रयासों द्वारा भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हो गया, ठीक है। तो भौगोलिक खोजों का जो कार्य किसके माध्यम से आसान हुआ, तो प्रिंस हेनरी जो कि पुर्तगाल के क्या थे, राजकुमार थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया। उसी वक्त देखिए क्या हुआ था कि स्पेन का नाविक कोलंबस भी था। वो क्या किया था कि 1494 ईस्वी में भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढता वो अमेरिका पहुंच गया था। ये भी जो था स्पेन का नाविक कोलंबस, ये भी ढूंढने निकला था भारत को ही। लेकिन ये जब एक स्थल खंड में जब पहुंच जाता है ये, तो उसको लगता है कि हम भारत पहुंच गए, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जिस स्थल खंड में वो पहुंचा है वो भारत नहीं है, वो क्या है, वो अमेरिका है। पुर्तगालियों का प्रमुख प्रतियोगी देश स्पेन था।
पुर्तगालियों का नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में उत्तरमासा अंतरीप की खोज की। इसे तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। ठीक है, बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज की। इसी अंतरिक्ष को तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कोरोमंडल तट पर रहने वाला चेटियार समुदाय था। इस व्यापार में उनका एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय भी था, चुलिया मुसलमान। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि 1500 ईस्वी में समूचे जो भारत का समूचा व्यापार कौन नियंत्रित करता था, तो चेटियार समुदाय, और उनके साथ कौन थे, तो चुलिया मुसलमान उसमें यहाँ के व्यापार को नियंत्रित करते थे। बार्थोलोमो डियाज के बाद वास्को डी गामा आता है 1498 में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तरमासा अंतरिक्ष के चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस यात्रा में अफ्रीका के तट पर एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने उसकी सहायता की। उसके द्वारा खोजे गए रूट का नाम है केप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है, वास्को डी गामा जो है वो उत्तरमासा अंतरिक्ष जो कि बार्थोलोमो डियाज के द्वारा खोजा गया था, उसका चक्कर लगाते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है, तो अफ्रीका के तट पर पहुँचता है। और अफ्रीका के तट पर एक अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि गुजराती रहता है, और वो उसको कहाँ लेके आता है, वो भारत लेके आता है। कहाँ लेके आता है, तो कालीकट बंदरगाह पर लेके आता है उसको। इस तरह भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारी समुदाय का प्रभुत्व था। अब वास्को डी गामा को हम लोग देख लेते हैं। ये जो रूट है, ये देखिए, जो केप ऑफ गुड होप रूट जो वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था, ये देखिए ये रूट इस तरह से है। ये देखिए, ये रूट दिख रहा है इस तरह से, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आ सकता था, यहाँ से भी डायरेक्ट आया जा सकता था, किंतु ये सब मार्ग बंद होने की वजह से उसको इधर से घूम के आना पड़ा। ये अफ्रीका का तट है। अफ्रीका के तट से यहाँ पर अब्दुल मनीद नाम का व्यक्ति मिला और उसको यहाँ भारत लेके आया। ठीक है, इसी रूट को क्या बोला गया, तो केप ऑफ गुड होप रूट। तो सबसे पहले अब हम लोग एक एक तो चालू करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली से हम लोग चालू करेंगे। भारत में जो यूरोपीय आए हैं उनका क्रम देखिए ऐसा है, पुर्तगाली है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग पीडीएफ के रूप में याद रख सकते हैं। पीडीएफ, पी मतलब पुर्तगाली, डी मतलब डच, एफ मतलब फ्रांसीसी, और ब्रैकेट में रख देंगे ए डी को, मैंने अंग्रेज और डेनिश को। अब हम लोग पुर्तगालियों से शुरू करते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में आने के कारण, पुर्तगालियों के भारत में आने के देखिए क्या क्या कारण है, तो व्यवसाय करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये दो प्रमुख कारण रहता है इनका भारत में आने का। किंतु इनका गुप्त एजेंडा भी था। वे अरब व्यापारियों को भारत से खदेड़ कर व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, भारत में अब कि अरब व्यापारी जितना है उसको खदेड़ दे और वो एकाधिकार स्थापित कर ले। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाज़ों को लूटा, बंदरगाहों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई की। पुर्तगालियों की अच्छी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब फारस भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। मतलब इन लोगों ने इतना लूटपाट किया कि अब मैनुअल प्रथम को ऐसा लगने लगा कि अब अरब फारस और भारत का मालिक है, तो इसलिए 1501 में उसने अपने आप को मालिक घोषित कर दिया। किसने, तो मैनुअल प्रथम ने। मैनुअल प्रथम कौन था, पुर्तगाल का शासक था। अब देखिए, पुर्तगाली जो प्रथम अभियान भारत में आया था, ठीक है, प्रथम अभियान वास्को डी गामा को भेजा, कौन, प्रिंस हेनरी।
वास्को डी गामा 1498 में ईस्वी में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना जहाजी बेड़ा उतारता है पहले, ठीक है। जहाँ का हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु कालीकट में फंसे हुए अरब व्यापारियों ने इसके प्रति वैमनस्य का भाव रखा। हाँ, तो अरब व्यापारी तो वैमनस्य का भाव रखेंगे ही ना, क्योंकि अब थोड़ी कोई चाहेगा कि वो भी व्यापार कर रहे हैं और दूसरा कोई भी आके उनके साथ व्यापार करे और कॉम्पिटिटर बन जाए उनका। तो इस कारण से उन्होंने उसके प्रति वैमनस्य का भाव रखा और उनको बहुत, वास्को डी गामा को अरबों ने बहुत सताया भी था, जिसका बदला लेगा इसके बाद जो आएगा वो। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा जो था, पहले बताया ना कि डॉन हेनरी, प्रिंस हेनरी या द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है। वह भारत से लौटते समय जो मसाला ले गया उससे 60 गुना मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों को प्रोत्साहन मिला। वह भारत से लौटते समय जो मसाला लेके गया वास्को डी गामा, अब 60 गुना मुनाफा कमाया। अब 60 गुना मुनाफा जब कमाएगा तो कोई चाहेगा कि नहीं आएंगे हम भारत में, तो ऑब्वियसली सब चाहेगा कि अब इतना 1 गुना 2 गुना नहीं, 60 गुना, 60% मुनाफा। तो इसलिए अब राजा ने बोला चलो अब सेकेंड पुर्तगाली अभियान को भेजा और राजा ने तो। और लेकिन उससे पहले हम लोग वास्को डी गामा के बारे में और भी थोड़ा देख लेते हैं। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया, फिर 1524 में वायसराय बनकर भारत आता है, लेकिन पर यहीं इनका उसका मृत्यु हो जाता है, कोचीन में उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वास्को डी गामा का कहाँ दफनाया गया है, तो कोचीन में दफनाया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। द्वितीय पुर्तगाली अभियान देख लेते हैं। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल आता है, ठीक है। 13 जहाज़ों का एक बेड़े का नायक बनकर आता है। 13 जहाज़ लेके आया है क्योंकि तो मूड बना कर आता है ना कि हमको लड़ना है, ठीक है, कुछ भी करके लड़ना है और एक अधिकार स्थापित करना है, अरबों को हराना है हमको, ठीक है। ये सोच कर ही आता है गाय कि वास्को डी गामा को अरबों ने बहुत परेशान किया था, बोले थे ना ये बदला लेगा, ये आ गया बदला लेने, इसलिए यह मन बनाकर आया था एकदम रेडी है लड़ने के लिए। आओ मिले तो आज पीटेंगे इस लोग को। अरबों से लड़ाई करना है और लड़ाई कर उन्हें परास्त भी कर देता है। अरबों से लड़ता भी है और उसको परास्त भी करता है अरबों को। कोचीन और कन्नूर के शासकों से और मित्रता कर ली और आया यहाँ पर आने के बाद कोचीन और कन्नूर के शासकों से ये मित्रता कर लेता है। पेड्रो ने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा इन समस्त क्षेत्रों पर अधिकार किया जा सकता है। इसको ऐसा लगा क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनमें आपसी मतभेद था, तो इसलिए यहाँ पर आया, यहाँ की स्थिति को अध्ययन किया। तो अध्ययन करने से उसको पता लगा कि यदि हम लोग कोशिश करें तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर अधिकार किया जा सकता है। पुर्तगालियों ने अपना व्यापार को बढ़ाने और एकाधिकार लाने के लिए 1505 में एक नीति बनाई, जिसके तहत प्रत्येक 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, परंतु वास्तविकता में यह अवधि अनिश्चित रही। हाँ, तो इन लोग मतलब कि फिर क्या हुआ 1505 में कि अब पुर्तगाली सोचने लगे कि व्यापार में क्या करना है हम लोगों को, अब स्थायी हम लोग को यहीं रहना है, यहीं व्यापार करते रहना है और कोशिश करना है कि इसमें एक अधिकार लाया जाए, मतलब जितने व्यापारी उसको खदेड़ दिया जाए और हम लोग केवल व्यापार करेंगे, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने हर 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है, किंतु ये अनिश्चित रहता है इसका अवधि, ठीक है। सबसे पहला कौन रहता है गवर्नर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहता है। दूसरा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क रहता है 1509 से 1505 तक। तीसरा, तो ये तीसरा नहीं रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गवर्नर है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहेंगे। हम लोग 4 तो इससे मतलब 4 ही पढ़ना है हम लोगों को। वैसे तो बहुत सारे गवर्नर हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जिसके समय में कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ है उसी को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए नीनो डी कुन्हा को पढ़ेंगे 1529 से 1538 और गार्सिया द नारोहना 1538 से 1560 तक, ठीक है।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहता है। ये पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि पुर्तगालियों का जो दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार है उसको सुरक्षित करना था। व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति चलाई थी। ठीक है, उसने कौन सी नीति चलाई थी? तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, वह किस लिए चलाई थी? तो व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अंजाडीवा 1505 में अंजाडीवा कन्नूर किलवा में दुर्ग स्थापित किया। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अंजाडीवा कन्नूर किलवा में 1505 में दुर्ग स्थापित किया। 1509 में गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया और जिससे पुर्तगाली नौसेना जो थी हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और जिस कारण कुछ समय के लिए क्या हुआ, हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर भी कहा जाने लगा था। ठीक है, क्योंकि गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सेना को इसने परास्त कर दिया था और हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे पुर्तगाली लोग 1509 में। इस कारण से इस सागर को क्या बोला जाने लगा? तो पुर्तगाली सागर उस समय के लिए कहा जाने लगा था। उसके बाद जो आया नेक्स्ट अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 से लेकर 1515 तक रहा। ठीक है, भारत में पुर्तगाली भक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। वायसराय या गवर्नर बनने से पहले ही 1503 में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर ये भारत आया था और जब ये भारत में आया था 1503 में, उसी वक्त कोचीन में क्या किया था कि एक प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कोचीन में हुआ था। ठीक है, 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर ये भारत में आता है। ठीक है, 1509 में ये पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत में आता है। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लेता है ये। ठीक है, 1511 में मलक्का को जीत लिया। 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित जो हॉर्मुज बंदरगाह है उस पर अधिकार कर लेता है ये और स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया इसने, क्योंकि ये स्थायी आबादी बसाना चाहता था। इस कारण से क्या किया कि पुर्तगालियों को बोला कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो और इसने अपने क्षेत्र में क्या किया कि सती प्रथा को बंद कर दिया था और इस प्रकार यह राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहलाया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किस गवर्नर को, किस पुर्तगाली गवर्नर को कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 1538 तक रहता है। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच में जो लड़ाई होता है, ठीक है, उसी का ये लाभ उठाकर क्या करता है 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लेता है, 1535 पर द्वीप पर अधिकार कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि वो जो पेड्रो ने कहा था ना कि यहाँ के राजाओं का जो आपसी मनमुटाव है उसका स्थिति का लाभ उठाकर क्या किया जा सकता है, यहाँ समस्त क्षेत्रों पर अधिकार किया जा सकता है। तो यही काम किसने किया? नीनो डी कुन्हा ने कर दिखाया। यहाँ मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है, इन दोनों में लड़ाई हो चल रहा है और उसी का बीच का लाभ उठा लिया इसने और बेसिन द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1530 में शासन का मुख्य केंद्र गोवा से कोचीन को बनाया, गोवा को बनाया इसने। इससे पहले जो था उसका शासन का मुख्य केंद्र क्या था पुर्तगालियों का? तो कोचीन था। ठीक है, तो अभी किसको बनाया? तो गोवा को बनाया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट है गार्सिया द नारोहना जो कि 1538 से 1560 तक था। ठीक है, इसने बहुत बड़ी विजय हासिल की। ठीक है, दमन, सालसेट, सेंट थॉमस, टर्म्स, चोल, मद्रास, मुंबई, हुगली को जीत लिया। ठीक है, ये इन सब जगहों पर गार्सिया द नारोहना इसने अधिकार कर लिया। हुगली को अपना केंद्र बनाया इसने, हुगली को अपना केंद्र बनाया।
इसने श्रीलंका के भी अधिकांश भागों पर अपना आधिपत्य बना लिया। उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। गार्सिया द नारोना ने क्या कि श्रीलंका को भी अपना आधिपत्य बना लिया और उसको श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। 1559 में दमन पूरी तरह से इसके नियंत्रण में आ गया था। 1559 में दमन पूरी तरह से इसके नियंत्रण में आ गया था और इसके समय तक पुर्तगालियों के पास 50 प्लस दुर्ग और 100 प्लस जहाजी बेड़ा हो गया था। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों का भारत में जो प्रभाव था उसको देखेंगे, इसका पतन कैसे हो जाता है वो देखेंगे, और वो कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस वो सब कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और 25 मिनट प्लस हो चुका है ये वीडियो, तो इसीलिए इसको फ़िलहाल के लिए अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुर्तगालियों के बारे में और जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।